तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, ठीक हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्लास 10। ठीक है, ये सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लिए है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग तीसरा जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का, इसके बारे में हमने जो है प्रीवियस वीडियोस भी हमने बना रखे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों पहले आप वो प्रीवियस वीडियोस जो है आप देख लीजिए, जिसका लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। प्यारे बच्चों, ये आप सब जान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग n से दिखाते हैं, n से डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन क्या होगा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका डिफिनेशन की तरफ आते हैं। डिफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये प्यारे बच्चों डिफिनेशन क्या कहता है? तो प्यारे बच्चों डिफिनेशन ये कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज the ability to refract, या इसको हम करेंगे बेंट। ठीक है, यानी कि किसी भी मीडियम समझते हैं, मीडियम उसको कहते हैं जिसमें लाइट ट्रेवल करती है, उसको मीडियम कह सकते हैं। कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास मीडियम हो सकता है, वाटर मीडियम हो सकता है, एयर मीडियम हो सकता है, या कोई भी लिक्विड का मीडियम हो सकता है, या फिर कोई भी जो है सॉलिड का मीडियम हो सकता है। जैसे कि ग्लास वगैरह सॉलिड है, जिसमें भी लाइट जो है आपके ट्रेवल कर सके, उसको हम कह सकते हैं मीडियम। ठीक है, वो उसको मीडियम हम कहेंगे। तो कहता है कि हर मीडियम के अंदर में ये एबिलिटी होती है, ये खासियत होती है कि लाइट को वो रिफ्रैक्ट करता है, यानी लाइट को वो बेंड करता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसीलिए हमने रिफ्रैक्ट के जगह पर बेंड भी लिखा, या फिर रिफ्रैक्ट करा या बेंड करा, यानी कि हर मीडियम के अंदर में ये एबिलिटी होती है कि वो लाइट को बेंड करवाता है। कुछ मीडियम ज़्यादा बेंड करवा देता है, कुछ मीडियम कम बेंड करवा देता है। जो ज़्यादा बेंड करवा देता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी, और जो कम बेंड करवाएगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी। है नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप समझ गए होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किस चीज़ का वैल्यू होता है? वो वैल्यू होता है कि ये जो लाइट का रे है, अगर किसी दूसरे मीडियम से, मान सपोज दैट के लाइट का रे आ रहा है मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ, यानी किसी और मीडियम से आ रहा है, मीडियम 1 से आ रहा है मीडियम 2 की तरफ। तो प्यारे बच्चों, ये जो मीडियम 2 है, ये मीडियम 2 मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में लाइट के रेस को कितना ज़्यादा बेंड करवाता है, इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। यानी कि इससे एक बात और भी समझ में आई प्यारे बच्चों कि ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये अकेला क्वांटिटी नहीं है। इसका मतलब कि अकेली की चीज़ को कभी भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कहेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तभी होगा जब हम किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, तभी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि कंपेरेबल चीज़ है, यानी कि जब तक हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमको निकालना हो किसी भी मीडियम का, तो जब तक कि किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में उसको ना निकालें, उस वक्त हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मतलब नहीं होगा। जिस तरह से हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि राम इज टॉलर देन श्याम। तो यहाँ जो टॉलर इस्तेमाल किया गया है प्यारे बच्चों, ये कंपेरेबल डिग्री है, यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं राम का श्याम के साथ, है ना। यानी कि जब भी हम कहेंगे टॉलर, मीन्स दैट कि हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों में लंबा कौन है। उसी तरह से प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर सिर्फ राम की बात करी जाएगी, श्याम की बात नहीं करी जाएगी, और टॉलर यूज होगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो ज़रूर किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तभी तो बता पाएंगे कि ये जो मीडियम है ये लाइट के रेस को इतना ज़्यादा बेंड करा दिया। इस मीडियम के रिस्पेक्ट में कोई भी मीडियम हो सकता है जिसकी भी रिस्पेक्ट, यानी कि किसी न किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में ज़रूर हम लेंगे। जब हमारा कोई भी मीडियम नहीं होगा तो हम एयर के रिस्पेक्ट में ले लेंगे,
ठीक है। जनरली प्यारे बच्चों जो भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला हुआ होता है, जैसे कि डायमंड का भी हो या ग्लास का हो या वाटर का हो या किसी भी चीज का हो, तो वो आपके एयर के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एयर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या वैक्यूम बोल दें उसको, वो होता है प्यारे बच्चों, उसको मान लिया गया है 1। कितना मान लिया गया है प्यारे बच्चों? 1 मान लिया गया है। अब इसी के रिस्पेक्ट में जो है प्यारे बच्चों हमारा बाकी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका निकल जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा हाईएस्ट, सबसे लोएस्ट होता है हमारे एयर या वैक्यूम में, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट हमारा जो है डायमंड में होता है, क्योंकि डायमंड जो है सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट करवाता है, इसीलिए डायमंड के अंदर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। तो अब जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। प्यारे बच्चों हमने आपको पढ़ाया था, जब हमने आपको पढ़ाया था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो उसमें हमने पहला जो लॉ आपको लिखा था वो लिखा था हमने कि साइन आई अपॉन साइन आर, यानी साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये हमने आपको बताया है, ये आपको पता होगा, ठीक है। ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी होता है प्यारे बच्चों, ये क्या होता है? यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी हम कह सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, यानी कि जिस मीडियम में लाइट जा रही है, जिस मीडियम में लाइट जा रही है, ठीक है, इंसिडेंट करके रिफ्रैक्ट कर रहा है, तो जिस मीडियम में वो रिफ्रैक्ट कर रहा है उस मीडियम में ये जो वैल्यू होगा यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एक ही होगा। सपोज दैट, जैसे कि मान लिया जाए कि ये हमारा गिलास है, ठीक है। सपोज दैट लाइट यहां से आ रही है, बेंड होकर के जा रही है इस तरह से। सपोज दैट कि ये जो है लाइट रेज जो है आ रही है, ये इंसिडेंट कर रही है, यहां बेंड कर जा रही है। इसका जो है ये हमारा आई है और यहां पर जो है हमारा आर है, ठीक है। ये हमारा इंसिडेंट एंगल है, ये हमारा जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये कहता है कि साइन आई और साइन आर का जो वैल्यू होगा वो होगा क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो प्यारे बच्चों आप कहीं से भी इसको, अगर यहां भी हम लोग नॉर्मल मान लेते हैं, तो कहीं से भी प्यारे बच्चों इसको आप ले लीजिए, जो साइन आई और साइन आर का जो वैल्यू होगा, अगर आप मीडियम चेंज नहीं कर रहे हैं, यहां हमारा एयर मीडियम है, यहां हमारा ग्लास मीडियम है, ठीक है। ये हमारा ग्लास मीडियम है और ये हमारा एयर मीडियम। तो एयर तो चारों तरफ एयर है, सब तरफ एयर है, यहां पर ग्लास है। तो कहीं से भी आप ले लीजिए, जो वैल्यू होगा, जो रेशियो होगा प्यारे बच्चों, वो होगा सेम। मीन्स दैट कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का है वो एक बराबर होगा, चाहे आप रेशियो कहीं से भी ले लीजिए। ये यही कहता है कि जो हमारा रेशियो है साइन आई और साइन आर का, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। जो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है, वो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि एक मर्तबा आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का निकाल लिया, तो अगर आपने बाहर वाले मीडियम को चेंज नहीं किया है, ना अंदर वाले मीडियम को चेंज किया है, ना बाहर वाले मीडियम को चेंज किया है, तो प्यारे बच्चों आप लाइट के रेस को कहीं से भी इंसिडेंट करवाइए, इस अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा। यही कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यानी कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगा, इसीलिए हमने इसको कांस्टेंट लिखा है। यानी कांस्टेंट क्वांटिटी मिले, कांस्टेंट क्वांटिटी क्या मिलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी चेंज नहीं होगा अगर हमने मीडियम को चेंज कर दिया। सपोज दैट कि इस गिलास को रख दिया हमने वाटर में, तो अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे वो वाटर के रिस्पेक्ट में लेंगे। जैसे ही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से वाटर में जाएगा, यानी कि उसका जिसके रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर डिफरेंट हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर के मुकाबले में, ठीक है। तो यहां डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, किसी भी क्वांटिटी का, अगर किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो डिपेंड करता है कि किसके रिस्पेक्ट में हमको उसको निकालना है। जनरली जो निकाला जाता है, जो स्टैंडर्ड तरीका है निकालने का, वो एयर के रिस्पेक्ट में है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन वगैरह में भी चेंज ये कर सकता है। जब वो चेंज करेगा तो हम उसको निकाल लेंगे इजीली, ठीक है। तो प्यारे बच्चों
हम क्या करेंगे, ये तो हमारा एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई करने से पहले इसको आप समझ लीजिए। प्यारे बच्चों, जो भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, सारे का कंक्लूजन प्यारे बच्चों इसी में दिया गया है, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये है जो हमने लिखा है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n21 इज इक्वल टू n2 बाई n1। सबसे पहले ऊपर वाले को समझते हैं, फिर नीचे वाले को समझेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, ठीक है, मान लिया कि दो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है अलग अलग, ठीक है। जैसे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। सपोज दैट एयर नहीं दिया है, जैसे सपोज दैट दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, तो क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को अलग रख लेंगे, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को अलग रखेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता है। सबसे पहले जो n21 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि n के बगल में जो भी नंबर लिखा है वही हमारा मेन है जिसका हम लोगों को निकालना है, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ n21 मींस दैट कि n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो यहाँ क्या करना है, मीडियम जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को निकालना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। सपोज दैट कि आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ग्लास को रिफ्रैक्टिव मीडियम 2 ले लिया और वाटर को मीडियम 1 ले लिया, तो क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे और वाटर को क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। लेकिन यही प्यारे बच्चों अगर हम लोगों को स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में निकालना है तो क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उल्टा कर देंगे, है ना। स्पीड ऑफ इसको क्या करेंगे, हम लोग उसको उल्टा कर देंगे। जैसे कि हम लोगों को जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसके में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको नीचे और उसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको ऊपर रख लेंगे, ठीक है। तो अगर प्यारे बच्चों हम लोग वेलोसिटी के टर्म में बात करें, लाइट की स्पीड के टर्म में बात करें, तो प्यारे बच्चों हम लोग को ये पता होना चाहिए कि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड वैक्यूम या एयर में होती है, जहाँ पर कोई भी हमारा एयर है या फिर नेग्लिजिबल एयर है, वहाँ पर क्या है कि स्पीड लाइट की स्पीड सबसे हाईएस्ट होती है। उसके बाद प्यारे बच्चों जैसे जैसे हमारा मीडियम जो है ठीक होने लगेगा, डेंस होने लगेगा, उसकी स्पीड उतनी ही कम होते जाती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो आप स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में भी निकाल सकते हैं। सपोज दैट कि अगर हमको दिया है दो अलग अलग मीडियम दिया है, ठीक है। ये हमारा मीडियम 1 है और ये हमारा मीडियम 2 है। इसमें लाइट की स्पीड को हम लोग ले लेंगे v1 और इसमें लाइट की स्पीड को ले लेंगे v2। सपोज दैट कि हमको निकालना है यहाँ पर मीडियम 2, ये वाला मीडियम में हमको निकालना है कि बताइए कि इस मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जिसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसमें जो लाइट की स्पीड है उसको आपको नीचे रखनी है और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसमें जो लाइट की स्पीड है उसको ऊपर रखनी है। यानी कि ये जो फॉर्मूला है इसको फ्लिप कर देना, उल्टा कर देना है। इस फॉर्मूले में क्या था, जिसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका नीचे। लेकिन इसमें जो है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 को नीचे और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको ऊपर। मीन्स दैट कि n2/n1 को हम लोग v1/v2 भी लिख सकते हैं। यानी कि ये एक दूसरे का क्या है प्यारे बच्चों, उल्टा है, अपोजिट है, ठीक है। इसी दोनों फॉर्मूले से एक बात और भी समझ में आती है। अगर हम इसको ऐसे बोलें n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, इसको आप ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूले से हमने निकाला है, हमने क्या किया है, इस n1 को इस sin i के साथ में इंटू कर दिया। अब फिर
इस साइन आर को इस N2 के साथ में N2 कर दिया तो क्या लिखेंगे, N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर, यानी कि, और ये कहता है प्यारे बच्चों कि N और साइन, यानी कि N और साइन सम एंगल, कोई भी एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर रिफ्रैक्टिव एंगल, तो ये कहता है कि प्यारे बच्चों ये जो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कि N और साइन आई या साइन आर का जो वैल्यू होता है प्यारे बच्चों वो हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे कि सपोज दैट कि आप जो है N और साइन कोई भी एंगल चाहे वो आई हो चाहे वो आर हो, तो क्या कहता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। इसको जो प्यारे बच्चों हमने कहा है साइन आई बाई N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर, इसको कहा जाता है स्नेल्स लॉ, इसको कहा जाता है स्नेल्स लॉ, ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसको स्नेल्स लॉ हम कहते हैं। इसका भरपूर यूज है प्यारे बच्चों हमारे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, तो इसको इस फॉर्मूले के आप याद रखेंगे, बाकी ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है ताकि आपका क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा बात कर लेते हैं डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम के बारे में। प्यारे बच्चों जैसे कि वर्ड बता रहा है डेंसर, डेंसर मीन्स क्या है कि जो ऐसा मीडियम जिसमें लाइट जो है कम स्पीड में ट्रेवल करता है उसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम, ठीक है। द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, इसमें स्लोअर है, उसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम। फिर रेयरर मीडियम उसका उल्टा हो जाएगा, मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों डेंसर और रेयरर एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे के कंपेयर में है, एक दूसरे के कंपेयर में है, मीन्स दैट कि अगर डेंसर कहीं होगा तो रेयरर भी होगा। जैसे कि एयर ही की बात कर लें तो एयर में क्या होता है कि जैसे कि हॉट एयर होता है और जो है कूल एयर होता है, ठीक है। जो हॉट एयर होता है प्यारे बच्चों वो होता है हमारा हल्का हवा, यानी हल्की हवा होती है हॉट एयर, ठीक है। और जो कोल्ड एयर होती है प्यारे बच्चों वो कोल्ड एयर हमारी जो होती है वो हमारी डेंसर होती है, भारी होती है, ठीक है। तो अगर कोई हवा अगर हॉट से अगर लाइट हॉट से कूल की तरफ जा रही है ना, तो क्या है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि हॉट से कूल की तरफ अगर जा रही है तो हम उसको कहेंगे कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। यानी कि जो हमारा हवा है अगर हल्का है प्यारे बच्चों तो उसमें जो है ज़्यादा अच्छे से लाइट जो है जा पाती है, ज़्यादा अच्छे से ट्रेवल कर पाती है, इसीलिए लाइट की स्पीड क्या होती है, फास्टर होती है। लेकिन जो डेंसर मीडियम होती है प्यारे बच्चों उसमें लाइट की जो स्पीड कम हो जाती है क्योंकि लाइट को अच्छे से ट्रेवल करने के लिए जगह नहीं मिलता। जैसे कि सपोज दैट लाइट आ रहा है एयर से और चला गया हमारा ग्लास में, तो एयर में तो लाइट की स्पीड सबसे हाईएस्ट होती है, लेकिन जैसी ही वो ग्लास में जाएगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो जो हमारा एयर है, अगर एयर ग्लास दोनों को लिया जाए तो हमारा एयर बन जाएगा रेयरर मीडियम और ग्लास बन जाएगा डेंसर मीडियम, ठीक है। तो डेंसर मीन्स थिक जिसमें लाइट की स्पीड कम हो जाए, और रेयरर मीन्स जो है जिसमें लाइट की स्पीड क्या है ज़्यादा हो जाए, जो इसमें स्पेस ज़्यादा है, यानी लाइट के ट्रैवल करने के लिए स्पेस ज़्यादा है वो हमारा रेयरर हो जाएगा, और जिसमें स्पेस कम है लाइट के ट्रैवल करने के लिए, जो इसमें लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है उसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम। तो मीन्स दैट प्यारे बच्चों रेयरर और डेंसर एक दूसरे का क्या है, कंपेयर में है। कभी भी हम अकेला डेंसर नहीं बोल सकते हैं, क्या कभी भी हम अकेला रेयरर नहीं बोल सकते हैं। अगर डेंसर होगा तो रेयरर जरूर होगा, और अगर रेयरर हुआ तो डेंसर भी जरूर होगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में, ठीक है। प्यारे बच्चों यहां पर जो हमने बनाया है प्यारे बच्चों ये हमारा ग्लास है, ठीक है, इसको समझिए ध्यान से। और यहां पर प्यारे बच्चों चारों तरफ जो हमारा है एयर है, ठीक है, यहां पर चारों तरफ हमारा क्या है, एयर है, ठीक है। सबसे पहले लाइट रे यहां से आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट कर रही है ग्लास पर। तो प्यारे बच्चों ये जैसे कि एयर आ रहा है, एयर, तो जहां तक एयर है वहां हमारा लाइट बिल्कुल बेंड नहीं करेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों हम सब जानते हैं कि जब तक मीडियम चेंज ना हो जाए लाइट अपने पाथ पर ट्रेवल करता रहता है, स्ट्रेट लाइन पर कभी भी बेंड नहीं करेगा, ठीक है।
तो लाइट कहीं से आ रही है, बहुत दूर से, सपोज दैट यहाँ से बहुत दूर से आ रही है लाइट, ठीक है। तो लाइट का एक रे जैसी ही हमारे एयर ग्लास मीडियम पर टकराया, ठीक है, इसके इंटरफेस पर जैसे ही टकराया प्यारे बच्चों, यहाँ पर बेंड कर गया, ठीक है, बेंड कर गया। और बेंड किस तरफ किया? बेंड किया टूवर्ड्स द नॉर्मल। यानी कि प्यारे बच्चों क्या है कि लाइट की स्पीड सबसे हाईएस्ट थी, यहाँ पर एयर में सबसे हाईएस्ट होती है, लेकिन जैसी ही ये रेयर मीडियम है, जैसी ही ये डेंसर मीडियम में गया, यानी जैसी ही कोई ऐसे मीडियम में गया जहां उसको ट्रेवल करने के लिए जगह थोड़ी कम पड़ गई, तो क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जैसी ही उसकी स्पीड स्लो हो गई, वो मीडियम की तरफ, नॉर्मल की तरफ थोड़ा झुक जाएगा, यानी टूवर्ड्स द नॉर्मल ट्रेवल कर जाएगा। यानी इस बात से एक बात पता लगती है कि whenever light ray travel from a rarer medium to a denser medium, then it bends towards the normal। तो फिर क्या करेगा, वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। नॉर्मल की तरफ क्यों झुकेगा प्यारे बच्चों? क्योंकि स्पीड उसकी स्लो हो जाती है, ठीक है। वो नॉर्मल की तरफ क्या करेगा, वो झुक जाएगा, ठीक है, उसकी स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, फिर ये पूरा ट्रेवल करता जाएगा, क्योंकि अब यहां पर सिर्फ क्या है, ग्लास है, तो सिर्फ ग्लास में कोई मीडियम नहीं चेंज हो रहा है, तो लाइट भी बिल्कुल बेंड नहीं करेगी। फिर जैसे ही प्यारे बच्चों यहां मीडियम का चेंज हुआ, अब यहां लाइट की स्पीड स्लो थी, जैसी ही फिर वो एयर मीडियम में आया लाइट, फिर क्या होगा, उसको फुल जगह मिल गया घूमने के लिए, है ना, उसको ट्रैवल करने के लिए। फिर वो अपना स्पीड क्या कर लिया, गेन कर लिया, हाईएस्ट स्पीड। फिर क्या, जब वो जैसे ही वो उसने स्पीड गेन कर लिया प्यारे बच्चों, अब वो क्या करेगा, फिर से वो अपने ही पुराने वाले एंगल पर चला आएगा, पुराने वाले रास्ते पर चला आएगा। फिर क्या करेगा, अब यहां पर क्या है, जैसे ही उसने स्पीड गेन कर लिया, अब क्या करेगा, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि शुरू में अवे फ्रॉम नॉर्मल था, मैंने जिस एंगल में था उसी एंगल में क्या हो जाएगा, वो वापस से हो जाएगा, जैसे ही उसको फिर से एयर मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या है प्यारे बच्चों, ये जो आपका रे है, यानी कि अगर हम लोग इसको मान लें, सपोज दैट इसको मान लें ए, इसको मान लें बी, इसको मान लेते हैं हम लोग सी, तो हमारा इसको मान लेते हैं डी। जो हमारा बीसी रे है, यानी बीसी जो हमारा लाइन है, वो एडी के पैरेलल होगा, सिर्फ बीसी। प्यारे बच्चों चूंकि ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है, बेंड कर चुका है, तो जो हमारा बीसी है, सिर्फ बीसी हमारा एडी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना। इस हिसाब से प्यारे बच्चों वो सेट होता है कि हमारा जो बीसी है वो हमारे एडी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसी गैप को, यहां से यहां तक जो गैप हो गया है, यानी कि गैप क्यों आया प्यारे बच्चों, क्योंकि लाइट रेज क्या है, बेंड कर चुका है, बेंड करने के बाद फिर सीधा हुआ, तो इतना गैप आ गया, आपका गैप इतना ही मिला। इस गैप को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इस गैप को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई आपसे लैटरल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन पूछे तो आप बता दीजिएगा, क्या बताइएगा प्यारे बच्चों, इट इज द, तो क्या लिखेंगे, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये जो होगा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance between emergent ray and actual path of incident ray। प्यारे बच्चों जैसे कि इस वाले रे को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जो फाइनल रे है, यानी कि जो टकराने के बाद में, रिफ्लेक्ट होने के बाद में 2 बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो फाइनली जो रे निकला, यानी कि एक बार आपने इंसिडेंट करवाया, ये जो फाइनल रे निकला है आपका, उस रे को कहते हैं इमर्जेंट रे, ठीक है। और वो जो हमारा एंगल बनता है पहले, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, यानी कि ये जो हमारा बीसी हो गया, ये हमारा जो है इमर्जेंट रे हो गया। और ये जो हमारा इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, यानी कि जो एंगल ई है,
उसको कहते हैं इमर्जेंट एंगल। ठीक है, तो ये कहता है कि इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। यानी कि अगर इंसिडेंट रे जो हमारा है उसका पाथ अगर एक्चुअल रहता, यानी कि अगर बेंड नहीं करते बिल्कुल सीधा जाता, ऐसे जाता, यहां से बिल्कुल बेंड नहीं करता, ये सीधा जाता, तो इसका जो एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है, इस दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसको कहते हैं, जैसे कि सपोज दैट दो लाइन है, दोनों के बीच अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सबसे शॉर्टेस्ट। हमने मैथ में भी आपने पढ़ा होगा कि जो दो लाइन पैरेलल होता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो शॉर्टेस्ट होता है और सब जगह बराबर होता है। ठीक है, तो जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों रे के बीच में वो क्या है प्यारे बच्चों, उसी को हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेस कर गया है इतना जो डिस्टेंस है, इतना जो है जो वैल्यू है वो डिस्प्लेस कर गया है अपने एक्चुअल पाथ से। यानी इसको निकालने का तरीका है कि ये जो हमारा एक्चुअल पाथ है उससे उतना ज़्यादा वो झुक चुका है नीचे, जो हमारा यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा या फिर जो हमारा दूरी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर जो दूरी हो जाएगी वही हमारा जो है लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, एक बात और बहुत ध्यान देने की है, जो हमारा इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, और ये जो हमारा इमर्जेंट एंगल है, ये दोनों बराबर होगा हमेशा। ठीक है, मीन्स दैट के एंगल आई और एंगल ई ये दोनों क्या होगा प्यारे बच्चों, बराबर होगा, चाहे आपका रे कहीं से भी जाए और कहीं से भी आए। ठीक है, कहीं से भी जाए और कहीं से भी आए। सपोज दैट कुछ ऐसा केस होता है कि लाइट का रे बिल्कुल सीधा चला जाए तो बिल्कुल सीधा चलाएगा। ठीक है, अगर जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल नॉर्मली वो अगर इंसिडेंट करता है तो बिल्कुल नॉर्मली ही चला जाएगा, वहां पर इंसिडेंट एंगल भी जीरो और इमर्जेंट एंगल भी जीरो, जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। वहां भी हमारा ये चीज जो है प्रूव हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट एंगल दोनों बराबर होता है। या फिर कोई भी एंगल आप ले लीजिए तो इमर्जेंट एंगल भी उसी एंगल पर सेट कर जाता है जो हमारा इंसिडेंट एंगल है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको इसमें बातें समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है या फिर हमारे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं प्यारे बच्चों, तो ज़रूर हमारे बच्चों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए जो है बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि जब भी हमारी वीडियोज़ आए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।